आप आपको ये बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के अंतर्गत ये आपकी जो अभी फ्लो चार्ट जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके सिस्टम पर, और ये सर्वेक्षण का सारी प्रक्रम की चर्चा करते हैं। आप प्लीज अपना माइक को म्यूट कीजिए, कोई बच्चा बोल रहा है भाई, प्लीज। आप ही कर दीजिए सर, इधर नहीं कर रहा है। आप ही म्यूट कर दीजिए सर। हाँ कर दिया, वो कर दिया। हाँ चलिए, तो भी पहले सर्वेक्षण प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना की जाती है। यह अधिसूचना बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 3 और विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के नियम 3 और उपनियम 1 के अनुसार पहले राज्य सरकार अधिसूचना करती है। साथ ही आपको ये बता देना चाहते हैं कि वर्तमान में राज्य सरकार 2012 में 13 जिलों में अधिसूचना जारी कर चुकी है। उसके बाद 2015 में 5 जिलों में, फिर 2016 में 20 जिलों में। तो 1/10/2012 को अधिसूचना संख्या 1574 के द्वारा 13 जिलों में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए अधिसूचना निर्गत किया जा चुका है। तो इस प्रकार बारी बारी से बिहार के 38 जिलों में सर्वेक्षण कार्य की प्रचालन करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न तिथियों को अधिसूचना जारी किया जा चुका है। आप पहला ये हो गया कि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने के लिए आपका अधिसूचना राज्य सरकार के द्वारा जारी कर दी जाती है। उसके पश्चात जिला के जो जिला पदाधिकारी होते हैं वो संभारता भी होते हैं, और साथ ही वो बंदोबस्त पदाधिकारी के भी प्रभारी होते हैं। वो बंदोबस्त का भी कार्य वो देखते हैं, इसलिए उन्हें बंदोबस्त पदाधिकारी भी बोला जाता है, सेटलमेंट ऑफिसर भी बोला जाता है। उनके द्वारा नियमावली के नियम 4 के अंतर्गत सर्वेक्षण प्रारंभ करने की उद्घोषणा की जाती है। आप देख रहे होंगे अधिसूचना के बाद आपके बाएं तरफ सिस्टम में दाहिने तरफ सर्वेक्षण प्रारंभ करने की उद्घोषणा का डाला हुआ है। जब उद्घोषणा हो जाती है तब फिर शिविर की गठन की कार्रवाई की जाती है, वो बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया जाता है। शिविर का गठन भी करने के बाद खानापुरी दल का गठन या सर्वेक्षण दल का गठन किया जाता है, जो आपका विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 की धारा 7 उप धारा 2 के अंतर्गत और नियमावली के नियम 8 के अंतर्गत खानापुरी दल का गठन किया जाता है, जिसमें खानापुरी दल में आपके विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के नेतृत्व में वो खानापुरी दल कार्य करता है। उन खानापुरी दल में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के अतिरिक्त अन्य विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और अमीन होते हैं, और साथ ही शिविर में लिपिक भी का भी पदस्थापन बंदोबस्त अधिकारी महोदय के द्वारा होता है। साथ साथ आपका IT बॉय रहेंगे, वहां ग्रुप D के स्टाफ रहेंगे, और इस प्रकार सर्वेक्षण दल या खानापुरी दल का गठन सभी कर्मियों का पदस्थापन बंदोबस्त अधिकारी महोदय के द्वारा किया जाएगा। जब ये हो जाती है तब आपका शिविर का संचालन आप सुचारू रूप से करेंगे। आपके नेतृत्व में, आप सभी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के नेतृत्व में सर्वेक्षण दल कार्य करेगा, सर्वेक्षण का कार्य करेंगे। तत्पश्चात अब जब ये गठन हो जाएगी तो आपका दायित्व है कि सभी संबंधित राजस्व ग्राम में अमीन और कानूनगो को भेजकर वहां ग्राम सभा का आयोजन कराएं और सबको अवगत कराएं कि प्रपत्र 1 में जो उद्घोषणा की गई है बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा
सर्वेक्षण प्रचालन करने हेतु आप उनको उस आम सभा में पढ़कर सुनाएं और सभी लोगों को उससे हस्ताक्षर भी बनवा लें, ताकि ये रहे, ये पता चल जाए सभी रैयतों को कि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। उस आम सभा में संबंधित ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया, माननीय सरपंच या वार्ड सदस्य या आप उस क्षेत्रीय विधायक जी भी हों, माननीय विधायक हों, उन्हें भी आप आमंत्रित करें, ताकि ये लोगों को पूरी तरह से प्रचार प्रसार हो जाए कि सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। और आपका दायित्व है यहाँ कि आप इसकी वहां सभी को, रैयतों को बताएं कि आप सभी, आपके पास जो राजस्व अभिलेख है, आपकी जो स्वघोषणा में जो आप देंगे उसे आप अद्यतन कर लें। अगर दाखिल खारिज नहीं हुई तो जाकर अंचल कार्यालय में विक्रय पत्र के आधार पर अपना दाखिल खारिज करा लें। अब अगर बंटवारा अगर करना है तो पंचनामा या पारस्परिक बंटवारा का कार्य का निष्पादन कर लें। अगर दान पत्र है, अगर बदलायन है, किसी प्रकार का अगर उस तरह का इंस्ट्रूमेंट अगर है रैयतों के पास, उनका अद्यतन नहीं हुआ है, तो अपने राजस्व अभिलेखों का अद्यतन कर लें। ये स्वघोषणा और साथ ही ये पूरा प्रचार जब हो जाएगी तो आपका स्वघोषणा के बारे में वे भी लोगों को बताएं कि प्रपत्र 2 में स्वघोषणा देना है सभी रैयतों को, ये आपका दायित्व है। उसके साथ साथ आप उन लोगों को ये बताना होगा कि स्वघोषणा के साथ अपने अभिलेखों की छाया प्रति साक्ष्य के रूप में देंगे, ताकि उसकी सत्यापन करने में सुविधा होगी। इसके साथ आप वंशावली और वंश वृक्ष का भी प्रपत्र 3.1 का वितरण आप उस आम सभा में कर देंगे। जो वंशावली जो बनाया जाता है वो विशेष सर्वेक्षण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत तैयार किया जाता है, इसलिए प्रपत्र 2, प्रपत्र 3.1 वंशावली का सभी आम सभा में वितरण कर देंगे। जब ये वितरण हो जाएगी तो आप इसे शिविर में अपने लिपिक या अमीन को बताएंगे कि जो रैयतों के द्वारा प्रपत्र 2 दिया जाएगा, वंशावली प्रपत्र 3.1 में दिया जाएगा, उसे संकलन कर रक्षित करेंगे, रखेंगे। स्वघोषणा की जो आएगा उसे भी एक पंजी में दर्ज करते जाएंगे। वंशावली जो आएगा उसे एक गार्ड फाइल में चिपकाकर उसे रक्षित करना है। इस प्रकार फिर आगे बढ़ते हैं कि कैडेस्ट्रल रिविजनल और चकबंदी खतियान बंदोबस्त कार्यालय से प्राप्त करेंगे और ये अमीन का दायित्व है। ठीक है। और इसके बाद खतियानी, जब आप चकबंदी एवं बंदोबस्त कार्यालय से कैडेस्ट्रल खतियान या रिविजनल खतियान जिस संबंधित जिला में या जिस संबंधित राजस्व ग्राम का अगर विगत अधिकार अभिलेख अगर कैडेस्ट्रल का है या रिविजनल का है या चकबंदी खतियान, ये तीनों में से कोई न कोई अवश्य होगा, आप उसे बंदोबस्त कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे। उसके आधार पर अपने संबंधित अमीन को आप बताएंगे कि नियमावली के नियम 9 उपनियम 1 के तहत वो खतियानी विवरणी प्रपत्र 5 में विगत अधिकार के आधार पर वो तैयार करेंगे। ये उनका दायित्व है, अमीन का दायित्व है। आप और इसकी पर्यवेक्षण मैडम, ये लाइन क्या आ रहा है? ये कहाँ से आ गया? हाँ, बताइए। चलिए पीछे की ओर, यहाँ था प्रपत्र 5 2। हाँ ठीक है।
ठीक है, ये आपके सभी शिविर के संबंधित अमीन वो आपका प्रपत्र 5 तैयार करेंगे, उनका दायित्व है। जब ये तैयार हो जाएगा तो आगे आप बढ़ेंगे। साथ ही आपको ये देखे होंगे कि इसमें एक तरफ जो बाएं तरफ जो है वो मानचित्र निर्माण से संबंधित है। वेंडर के रूप में हवाई चयन और जीसीपी फ्लाइट प्लानिंग, ये मानचित्र संबंधित है। आवाज में वो नॉइजी साउंड हो रही है, क्यों? नहीं, म्यूट किए हुए हैं। घुमा दो ना उसको, देखो अब ठीक हो गया। हाँ हाँ, तो ये उसके संबंध में जो है ना, मानचित्र का निर्माण जो है, हम यहाँ आपको नेक्स्ट कल जो है जीआईएस हमारे हैं चंदन जी, वो आपको बताएंगे। अभी हम सिर्फ विशेष सर्वेक्षण अधिनियम और नियमावली से संबंधित ही पाठ को बताते जा रहे हैं। जब खतियान तैयार हो जाएगा तो मानचित्र का स्थल सत्यापन आप करेंगे। एजेंसी के द्वारा भी मानचित्र आपको शिविर में उपलब्ध करा दिया जाएगा। एजेंसी, ठीक है, आप देख रहे होंगे एजेंसी द्वारा प्रथम निर्मित राजस्व मानचित्र का समर्पण शिविर प्रभारी को। ये आपको जो हवाई एजेंसी सर्वेक्षण एजेंसी है वो मानचित्र दे देगी, उसका सत्यापन का कार्य आप शुरू करेंगे। वो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत आप मानचित्र का स्थल सत्यापन आपको करना है और अपने अमीन से कराना है। पर्यवेक्षण विशेष सर्वेक्षण कानून को करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि मानचित्र का स्थल सत्यापन में 3 शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। धरातल मानचित्रण, जिसे बेस मैपिंग कहते हैं, उसके बाद सीमांकन डिमार्केशन तथा जमीनी सत्यापन ग्राउंड ट्रूथिंग। तो आपका बेस मैपिंग, डिमार्केशन एंड ग्राउंड ट्रूथिंग, इन 3 काम किस्तवार के रूप में मुख्य रूप से करना है। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, बेस मैपिंग, डिमार्केशन एंड ग्राउंड ट्रूथिंग, ये 3 काम अमीन करेंगे। और इसका पर्यवेक्षण विशेष सर्वेक्षण कानगो भी करेंगे, साथ ही आपको भी करना है, इसकी आपकी भी दायित्व है। जब अमीन जब जाएंगे स्थल सत्यापन करने तो पहले मुस्तकिलों की पहचान करेंगे वो। और 3 सीमाना, मुस्तकिल क्या है? 3 गांव यहां आकर मिलता है, उसकी सीमा सरहद मिलता है। तीनों गांवों की जो मुख्य बिंदु जो होती है उसकी पहचान करना होता है, अस्थाई उसको फिक्स करना होता है। आप वो अमीन का दायित्व है। उसके इस कार्य में सहयोग करने के लिए आपका विशेष हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि रहेंगे, वो ईटीएस के साथ रहेंगे। साथ साथ वो अपने पास डीजीपीएस भी रखेंगे आवश्यकता अनुसार, और ये रहकर मुस्तकिलों की पहचान करेंगे। आप जब जहां 3 गांव मिलता है तो साथ ही ये बता रहे हैं, आप इतनी जान लें कि मुस्तकिलों की पहचान करने के लिए मान लीजिए कि पहला ग्राम है, उसमें आप देखेंगे कि 3 मेरा 4 मोइरा कहाँ है। और स्थल पर भी धरातल पर, वर्तमान धरातल पर 3 खेसरों की जहां मिलन होती है, 3 खेसरा या 4 खेसरा होगा या 2 खेसरा होगा, तो उसमें जो 3 मेरा या 4 मेरा होगा, मानचित्र में कैडेस्ट्रल मानचित्र, स्पेशल सर्वे मानचित्र और धरातल, तीनों में अगर मिलता है उस जगह का, उस स्थल का चयन करेंगे और वहां से 3 गांवों की जहां सरहद मिलती है, जो मुस्तकिल है, पुराना मुस्तकिल खोजेंगे या नया, और वहां टाई लाइन डालेंगे। वो मेजरमेंट पहले मैप में ले लेगा, स्पेशल सर्वे मैप में उसका मेजरमेंट कर लेगा, और कैडेस्ट्रल भी से होगा तो कैडेस्ट्रल से, और उसको धरातल पर भी अमीन वहां से फीता उठाकर ईटीएस की फीता से भी, या ईटीएस आपका हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि ईटीएस रखेंगे, ईटीएस के माध्यम से आप उसका मेजरमेंट करेंगे, जिसे टाई लाइन बोलते हैं, वो डालेंगे, ठोकर मारेंगे। और इसी तरह से तीनों गांवों के तरफ में तीनों गांवों में प्रत्येक गांव का जो वहां 3 सीमाना पर जो सीट होगा, मानचित्र होगा, उसमें आप विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में पहले 3 मेरा 4 मेरा प्लॉट देख लेंगे और कैडेस्ट्रल का भी देख लेंगे। जो कैडेस्ट्रल केवल रेफरेंस के रूप में उपयोग करना है, उसे आधार नहीं मानना है।
परंतु उससे भी देख लेंगे और धरातल पर जहां होगा वर्तमान में कि पुराने नक्शे के मुताबिक अगर आज मिल रहा है या नए एसएस मानचित्र से मिल रहा है तो मिलान करके वहां से 3 गांवों की जहां सरहद मिलती है उस जगह पर मिलान कर आप देखेंगे। इस प्रकार मुश्किल की पहचान किया जाता है, आप ये जान लीजिए। और जब मुश्किल की पहचान हो जाती है तो गांव का ट्रांजैक्शन फिक्स हो गया तो आपको इंटरनल प्लॉट को मिलान करने में सुविधा होगी। साथ साथ मुश्किलों की पहचान के साथ साथ आप ये ध्यान देंगे कि 2 गांव के बीच जो यूनिक बाउंड्री होती है उसका भी निर्धारण करना है। तो इसी स्थिति में अब जब आप ट्रांजैक्शन फिक्स करने के बाद दोनों जब हम बढ़ेंगे तो दोनों गांव के अमीन आप अपने मानचित्र में, विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में उसी प्रकार तिरमेरा चौरमेरा को देखेंगे और स्थल पर जो तिरमेरा चौरमेरा का जो पॉइंट होगा उसे मिलान कर टाइल लाइन देखते हुए उस गांव का, दोनों गांव के अमीन अपना यूनिक बाउंड्री का निर्धारण करेंगे। इस प्रकार इस कार्य को समापन करना है। इस मुश्किल की पहचान करेंगे, यूनिक बाउंड्री का निर्धारण करेंगे। तो तत्पश्चात जब ये काम हो जाएगा किसी एक संबंधित राजस्व ग्राम में, तब फिर खेसरों का निर्माण की ओर हम बढ़ेंगे। ये आपका नियमावली के नियम 7 और उपनियम 3 के अंतर्गत इस कार्य को करना है। तो उसी स्थिति में अमीन सभी खेसरों का वो मिलान करेंगे और देखेंगे। उस अमीन को 100% करना है। साथ ही आपका विशेष सर्वेक्षण कानून को आपका 25% प्रत्येक राजस्व ग्राम का पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे, रैंडमली वो चेक करेंगे। और आप विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के हैसियत से आपको संबंधित राजस्व ग्राम का 10% खेसरों का सत्यापन करना है। इस प्रकार आपको इस कार्य को समापन करना है। जब ये काम हो जाएगी तो इसमें ध्यान देना है कि किस्तवार में 3 शब्दों पर ध्यान देना है: बेस मैपिंग, डिमार्केशन एंड ग्राउंड टीचिंग। आप ये जब किस्तवार का कार्य इस प्रकार संपन्न हो जाएगा, तत्पश्चात फिर आगे आप ये आगे बढ़े। खेसरों का निर्माण हो गया, तब जो भी खेसरा बनेगा वो आप ये चैट होगा। सुरभि जी ये देखिए तो ये पेज नंबर 3, हाँ यही है ना, थोड़ा सा ऊपर कट जा रहा है यहाँ। चलिए ग्राम आबादी का सीमांकन करेंगे, वो बता दिए आपको। खेसरों की नंबरिंग और भौतिक विवरणी का संकलन, साथ साथ जो अमीन किस्तवार करेंगे सभी खेसरा का वो नंबरिंग भी कर देंगे, रफ नंबर डालेंगे 1 2 3 4 उत्तर पश्चिम से शुरू करेंगे और 1 2 3 4 से वो डालते चले जाएंगे। क्रमबद्ध डालना है कि कोई भी प्लॉट छूटे नहीं। और इस प्रकार वो दक्षिण उत्तर पश्चिम से शुरू करेंगे, दक्षिण पूर्व समाप्त करेंगे। इस प्रकार खेसरों की नंबरिंग करेंगे। साथ साथ ये ध्यान देंगे कि इसी क्रम में जितने भौतिक विवरणी भी आप उनको संकलित करते जाना है, अमीन का दायित्व है। उसकी आपकी सूची मिली रहेगी। जहां अगर किसी टावर लगा हुआ है, स्कूल है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, इस प्रकार सभी लेयर को भी अपना भौतिक विवरणी उनको करना है। स्थल अनुरूप मानचित्रों में संशोधन हेतु शिविर को फिर उस मानचित्र को भेज देना है। अब जो भी काम कर लिए, क्योंकि एसएस मानचित्र उसे मिला था अमीन को। अब इस क्रम में अगर किसी प्रकार के रहिए तो जब सत्यापन करता है तो अगर प्लॉट का विभाजन होता है, 2 भाई आपस में बंटवारा हो गया, बिक्री के कारण विभाजन हो सकता है, तो पेंसिल से अमीन अपना संशोधन करेगा। इन सारे कार्यों के समापन के पश्चात वो अमीन का दायित्व है कि आपको वो अमीन मानचित्र को लौटाएगा और आप क्या करेंगे कि अपने एजेंसी को उस मानचित्र को वापस कर देंगे संशोधन करने के लिए। जब वो अमीन हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा वो संशोधित मानचित्र होगा तो उसे आपको प्रकाशित करना है। वो रैयतों के बीच आप प्रकाशित करेंगे, अपने शिविर में उसकी एक प्रति को प्रदर्शित करेंगे, संबंधित पंचायत में प्रदर्शित करेंगे, ताकि वो रैयत देख लें कि हमारा
इस्तवार के क्रम में प्लॉट का कैसा निर्माण हुआ। अब आगे इस प्रकार आगे का कार्य शुरू होगा। यादाश्त पंजी का संधारण तथा विवादग्रस्त भूमि की सूची तैयार कर कानूनों को उपलब्ध कराना, क्योंकि आपका स्वघोषणा प्रपत्र 2 में ले चुके हैं। जब लेने के बाद आप उसको आपके पास जो अंचल कार्यालय से पंजी 2 की सॉफ्ट कॉपी लेंगे, ग्रामीण मालिक की सूची लेंगे, कैसरी हिंद की सूची लेंगे, भूमि की सूची लेंगे, बंदोबस्ती से संबंधित आप अभिलेख प्राप्त करेंगे। इन सभी राजस्व अभिलेखों के आधार पर स्वघोषणा का आप सत्यापन करेंगे और साथ ही जो सत्यापित हो जाएगा उसे प्रपत्र 3 में संधारित करेंगे। जो सत्यापित नहीं होगा उन्हें प्रपत्र 4 में संधारित करेंगे। वो जो प्रपत्र 4 रहेगा में बना हुआ रहेगा पंजी, वो गैर सत्यापित और विवादग्रस्त भूमि की पंजी होती है, जिसमें आपका स्वघोषणा जो सत्यापित नहीं होगा उसे प्रपत्र 4 की पंजी में दर्ज करेंगे। पश्चात अब दखल के आधार पर खेसरा का तैयार करना। आप अपने अमीन को बताएंगे कि प्रत्येक प्लॉट पर जाएगा, उत्तर पश्चिम से शुरू करेगा प्लॉट नंबर 1 से, और अपना दखल के आधार पर यादाश्त पंजी का में संधारित करेगा। आपका नियम 9 उपनियम 3 ख के अंतर्गत उस यादाश्त पंजी का संधारण किया जाएगा। अब यादाश्त पंजी में क्या दर्ज किया जाता है, जिसके बारे में संक्षिप्त रूप से आपको बता दें कि यादाश्त पंजी में वैसे सभी अभिलेख या दस्तावेज या साक्ष्य का उल्लेख किया जाएगा जिसके आधार पर किसी रैयत के नाम से खाता खोला जा सकता है। ये यादाश्त पंजी में होता है। या प्लॉट नंबर 1 में जाएगा, आप पुराने अधिकार अभिलेख में उसे दादा का नाम था, परदादा का नाम था, वर्तमान में वंशावली के हिसाब से उसके पोता का नाम आता है, पौत्र का नाम आएगा। पौत्र उस जमीन को विक्रय कर चुका है, तो रैयत यहाँ प्लॉट नंबर 1 पर अगर अमीन गया तो रैयत दिखाएगा कि हम विक्रय पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है। उस विक्रय पत्र के आधार पर पंजी 2 का संधारण होगा, यादाश्त पंजी का संधारण होगा। और यादाश्त पंजी में अमीन के द्वारा वो प्रतिवेदित किया जाएगा कि विक्रय पत्र संख्या इतना दिनांक इतना के द्वारा विक्रेता श्री फलाना के द्वारा ये भूमि प्राप्त किया गया है और वर्तमान में इस खेसरा पर श्री फलाना का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। इस प्रकार वो अपना हस्ताक्षर बनाएगा। तत्पश्चात अमीन के द्वारा आदेश दिया जाएगा कि क्या आदेश पारित किया जाता है, इनके नाम से प्रपत्र 6 में संधारण करें, खाता खोलें, नाम इनका दर्ज करें। इस प्रकार वो प्रपत्र 6 का संधारण होगा। कुछ है इसका में? हाँ, प्रपत्र 6 वो खेसरा पंजी का वो संधारण किया जाएगा। जब खेसरा पंजी बन जाएगा, प्रपत्र 6 पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, तो मानचित्र के साथ आर का इंटीग्रेशन होगा। माने खाना जो खेसरा पंजी बना है वो दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा एजेंसी के माध्यम से, और तत्पश्चात आप खानापुरी पर्चा प्रपत्र 7 भी आप निकालेंगे और साथ साथ उस खेसरे का एलपीएम भी निकालकर दोनों के साथ रैयतों को उपलब्ध कराएंगे, जिसमें रैयत को प्रपत्र 6 में खानापुरी पर्चा और एलपीएम आप वितरित कराएंगे। इस प्रकार ये वितरण एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। अब रैयत द्वारा दिए गए दावा आपत्ति का संकलन। अब जब रैयत देखेगा कि भाई खानापुरी पर्चा, मान लीजिए कि खानापुरी पर्चा मोहन सिंह का था, वो अपने जमीन के बारे में मिलान करेगा अपने अभिलेखों से कि मेरा खाता, खेसरा, रकबा, लगान सब सही है कि नहीं, मेरा नाम सही है कि नहीं, मेरे पिता का नाम सही है कि नहीं, मेरी चौहदी जो दर्ज दिया गया है खानापुरी पर्चा वो सही है कि नहीं। अगर किसी प्रकार की गलती होगी, त्रुटि होगी, तो उसे आपत्ति प्रपत्र 8 में रैयत द्वारा वो दिया जाएगा। साथ साथ उसे भी एलपीएम भी दिया जाएगा। एलपीएम में भी अपना वो स्केल पर एलपीएम होगा। आप जान लीजिए, आपको सीक्वेंस नहीं नजर आ रहा है। सीक्वेंस वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, एक बार चेक करवा दीजिए प्लीज। आवाज साफ नहीं जा रही है? नहीं सर, थोड़ा सा अच्छा, बैलेंस हो गया। एक मिनट सर, उधर सब जितना भी हमारे कलीग है सबका आवाज को अनम्यूट कर दीजिए ना सर। कर दिया गया भाई। हाँ, नहीं सर, नहीं किया गया, नहीं। आवाज म्यूट कर दिया गया, फिर अनम्यूट कैसे? सर बीच बीच में सब ज्वाइन कर रहे हैं इसीलिए आ रहा है।
अच्छा, बीच बीच में ज्वाइन जो कर रहे हैं इसलिए आ रहा है। कितने लोग ज्वाइन किए? 221, 222, 222, 223 हो गया है। 25 हो गया सर। 25 हो गया। सारे लोग एक साथ, आप लोग कृपया करके समय पर आप लोग आए और साथ साथ एक साथ ज्वाइन करें। 12 बजे के समय निर्धारित है पूर्व से। नहीं तो उपस्थिति आपकी सब लोग एक साथ ही ज्वाइन करता है, लेकिन कनेक्शन डिस्कनेक्शन बन जाता है, कनेक्ट नहीं हो पाता है, रिकनेक्ट ऐसे चलता रहता है। हाँ, तो थोड़ी सी बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर। थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद है। हाँ, लेकिन फिर भी सही हो रहा है सर। हाँ, चलिए ठीक है। आगे आप देखिए कि जब प्रपत्र 6 बन गया, उसके खानापुरी पर्चा जो रैयतों को उपलब्ध करा दिए, साथ में एलपीएम भी दे दिए। रैयत को खानापुरी पर्चा और एलपीएम क्यों देते हैं इसके बारे में बता दिए कि अपने रैयत प्रत्येक अपनी भूमि का विवरण सारा मिलान करेगा, और नक्शा भी जो होता है एलपीएम वो स्केल पर रहेगा, उससे सब मिलान करने के बाद संतुष्ट होगा। यदि किसी प्रकार की त्रुटि अगर पाया जाएगा रैयतों के द्वारा, तो प्रपत्र 8 में वो आपके पास आपत्ति देंगे। जब आपत्ति वो देंगे तो उसकी आपको पावती भी देना है। सभी रैयतों को एक प्रति पावती के रूप में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ अपने लिपिक को, अमीन को निर्देश दिए रहेंगे कि अगर रैयत शिविर में आपत्ति लेकर आता है तो प्रपत्र 10 में जो पंजी बनी हुई रहेगी, रहेगी पहले से, उसमें आप उसकी भी संधारण अवश्य कराएंगे, उसमें एंट्री कराएंगे, क्योंकि है। ठीक है। जब संकलन कर लिए तो साथ साथ एक चीज महत्वपूर्ण आप बात बता देना चाह रहे हैं कि आपत्ति जब आएगी तो आप ध्यान देंगे, अपने कानूनों को बस निर्देश देंगे कि आपत्ति मान लीजिए कि आप शुरू किए लेना 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को जो पहली आपत्ति आई तो तुरंत लिपिक जो है उस दिन 4 बजे शाम तक उस प्रपत्र 10 में जो पंजी बनेगी है रजिस्टर, उसमें एंट्री करेगा और साथ साथ अभिलेख खोल देगा। हाँ, और अभिलेख खोलने के बाद में वो कार्रवाई प्रारंभ कर देगा। वो अपने संबंधित कानूनों के पास उपस्थापित करेगा और अपना वो सुनवाई का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सूचना की आवश्यकता होगी तो अमीन से प्रतिवेदन लेना, नापी प्रतिवेदन लेना, इस प्रकार वो कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। तो आपत्ति प्राप्त करेंगे, रैयतों से प्राप्त करना है, 15 दिनों तक ही प्राप्त किया जाएगा। मगर जो सर आप म्यूट कर दीजिए, सबका म्यूट नहीं है। अच्छा, आवाज आ रही है, 1 मिनट। ठीक है, कर देते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, कानूनों के द्वारा आपत्तियों की सुनवाई 30 दिनों में करना है। 30 दिनों में समाप्त ऐसे नहीं हो सकता है। यदि मान लीजिए कि 1 अप्रैल से आपत्ति लेना प्रारंभ किए, आप 15 अप्रैल तक लेना है 15 दिनों में, आप 16 अप्रैल से अगर सुनवाई प्रारंभ करेंगे तो 15 दिन समय बर्बाद हो गया उनका। तो आपत्ति अगर 1 अप्रैल को आती है तो 1 अप्रैल को ही अभिलेख खोलकर, पृथक अभिलेख खोलकर रैयतवार, आपत्तिवार वो इस कानूनों के द्वारा सुनवाई प्रारंभ कर दिया जाएगा। अगर जो 15 अप्रैल को आएगा उसकी सुनवाई 30 दिनों के अंदर में करना है। मगर 1 अप्रैल की जो आपत्ति आई है उसे आपको 30 अप्रैल तक समाप्त कर देना है। 16 अप्रैल वाला 15 मई तक जाएगा। समझ गए? इस प्रकार ससमय आपत्ति का निष्पादन कराना आपका दायित्व है। कानूनों के द्वारा जो आपत्ति की निष्पादन करेंगे वो संक्षिप्त रीति से करेंगे। कोई सीपीसी 1908 फॉलो नहीं करना है। आप अभिलेख खोले, अगर नापी प्रतिवेदन लेना है तो एक तरफ सूचना निर्गत कर दिए वो, और तुरंत अमीन को भी निर्देशित कर दिए कि आप नापी प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर में दे दें, 2 दिनों के अंदर में दे दें। इस प्रकार वो आपत्तियों का निष्पादन करेंगे। सुनवाई हेतु जो सूचना निर्गत किया जाएगा वो नियम 10 उपनियम 11 के अंतर्गत किया जाएगा। चलिए, ये हुई। उसके बाद आदेश, जो भी अमीन कानून आदेश पारित करेंगे, आप संबंधित अमीन उन आदेशों का अनुपालन करेंगे। अनुपालन करेंगे, कहाँ अनुपालन करेंगे? प्रपत्र 6 में करेंगे। वो अनुपालन में जो कार्य करेंगे उसे ही तरमीम कहा जाता है। तरमीम क्या है? जोड़ और या घटाव। अगर किसी रैयत के खेसरा में अगर रकबा जोड़ा जाएगा वो भी हो सकता है कि छुटा हुआ है तो उसे घटाना है। इन सभी कार्यों को जो अमीन के द्वारा किया जाएगा उसे ही तरमीम कहा जाता है। ये सारी कार्य अमीन के द्वारा किया जाएगा।
जब ये सब सारी कार्य हो जाएगी, यहाँ विश्रांति के प्रथम चरण में आपको भेज देना है और वहां सभी अभिलेखों का जांच होगा। अमीन जो कानगो के द्वारा जो आदेश पारित किया गया, प्रत्येक अभिलेख का मिलान किया जाएगा, वहां को सही सही अमीन के द्वारा तरमीम किया गया कि नहीं, न कि जो कानगो के द्वारा आदेश पारित किया जाएगा उसकी समीक्षा नहीं होगी। सिर्फ उनके द्वारा जो आदेश दिया गया उस कार्य को अमीन के द्वारा किया गया कि नहीं किया गया। जो खेसरा बनाया गया कंपैरेटिव विगत अधिकार अभिलेख से नया जो बना, दोनों की रकबा मिलना चाहिए। अगर पुराना प्लॉट अगर 10 डिसमिल का है, तो एसएस मैप में भी अगर 3 भाग बना तब 3 और 4 डिसमिल का होगा। ये इस तरह का कंपैरेटिव चार्ट बनेगा। इन सब कार्य विश्रांति के प्रथम चरण में किया जाता है। जब ये सब कार्य हो जाएगा तो फिर पुनः वापस आएगा आपके शिविर में। यहाँ सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, तो आपका दायित्व बनता है कि नियमावली के नियम 12 के तहत पारू प्रकाशन का कार्य करेंगे। पहले नियम 11 के तहत उसकी तैयारी करना है और नियम 12 के तहत पारू प्रकाशन की कार्य करना है, जो आपके द्वारा किया जाएगा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। पारू प्रकाशन जो किया जाएगा वो संबंधित राजस्व ग्राम में, संबंधित पंचायत में, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर, सार्वजनिक स्थल पर वो प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि रैयत आए और अपना देखें कि मेरा मान, और साथ ही वो खानापुरी पारू प्रकाशन अधिकार अभिलेख के साथ साथ मानचित्र का भी प्रकाशन किया जाएगा। ये आप जान लें, दोनों प्रकाशन करना है, केवल अधिकार अभिलेख का ही नहीं, मानचित्र को भी प्रकाशन करेंगे आप और रैयतों के द्वारा आपत्ति प्राप्त करेंगे। जो पारू प्रकाशन आप करेंगे उसकी सूचना प्रपत्र 13 में देंगे। प्रपत्र 13 भी आपको मिलेगा, जिसके माध्यम से आपको 1 माह के लिए प्रकाशित किया जाएगा। वो है, इस प्रकार आप प्रकाशन करेंगे और नियम 14 और उप नियम 4 के अंतर्गत पुनः फिर दावा आपत्ति आप रैयतों से प्राप्त करना है। प्रपत्र 14 में इसे भी आप एक जब आपत्ति आएगी रैयतों के द्वारा तो शिविर में आप संधारित करेंगे और एक पावती देंगे प्रपत्र 16 में, और 15 में जो एक पंजी जो बनाएंगे जिसमें आपको एंट्री करते जाएंगे। यहाँ भी आप यही काम करेंगे। जैसे ही आपत्ति आएगी एंट्री करेंगे, अपने लिपिक को निर्देश देंगे कि आपत्ति आते जाए, पृथक अभिलेख खोलकर मेरे पास तुम उपस्थापित करते जाओ, ताकि हम सुनवाई का उनकी कार्रवाई प्रारंभ करें, उनकी आपत्ति और दावा का निराकरण का कार्य प्रारंभ करें। इस प्रकार आप शुरू कर देंगे और सभी पक्षों को सूचना निर्गत करने के लिए प्रपत्र 17 में सूचना मिलेगा, जिसे आपको सूचना निर्गत करना है। यो नियम 13 और उप नियम 7 के अंतर्गत प्रपत्र 17 में सूचना निर्गत आप करेंगे, ठीक है। और सभी आपत्तियों की सुनवाई नियत तिथि पर सुनवाई करना है, इसका अनुपालन करना आपका दायित्व है। और उसके बाद जब सभी आपत्तियों का निष्पादन आप कर लेंगे तो पुनः फिर विश्रांति के द्वितीय चरण में सभी अभिलेखों को आप भेज देंगे। वहां देखा जाएगा कि आपका मुकाबला का कार्य होगा, काम होगा, जांच का काम होगा, वहां सब कुछ होगा और सब कुछ तैयार जब हो जाएगा तो फिर आपको पुनः फिर अभिलेख को वापस किया जाएगा अंतिम प्रकाशन के लिए। और वहां तत्पश्चात साथ ही साथ आप प्रपत्र 18 क में लगान बंदोबस्ती दर तालिका बनाने के लिए तैयारी करेंगे। इस प्रकार और जब उसके बाद जब प्रपत्र 18 क में आप लगान बंदोबस्ती लगान दर तालिका जब तैयार कर लेंगे, उसके भी प्रकाशन करेंगे, आपत्ति लेंगे और उनकी आपत्तियों का निराकरण करना आपका ही दायित्व है। तत्पश्चात जब सारी उसकी आपत्तियों की निराकरण कर लेंगे तो पुनः फिर उस लगान दर तालिका को, सुनीति जी कृपया अपने बच्चे से दूर रहें। वीडियो चल रहा है कि फोटो है खाली। चलिए आप सर हेलो। उसके बाद हाँ बोलिए सर राहुल कुमार बोल रहे हैं सर। ये सर आज आईडी चेंज कर दिया गया है, मीटिंग आईडी बी वालों का। नहीं एक साथ सब लोग आ गए हैं, चेंज नहीं किया गया बी वाले को, ग्रुप बी का आईडी चेंज नहीं किया गया, एक ही साथ मत कर देगा। हाँ
सी का तो चेंज बी आप समझ आपको जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ 3 ग्रुप है, ग्रुप ए बी सी, तीनों को संकलित कर कर एक साथ ही आपको चलाया जा रहा है। ये वीडियो क्लास चल रही है। तो चलिए बी ठीक वाला है। जब हम आईडी देते थे नहीं लेता था सर। ये सबका उस ए और साइड सी का से चेंज हुआ है सर। करवा दीजिए। नहीं एक मिनट दोस्त सुरभि जी से बात करें। यहाँ सबका चेंज हो गया है, बी और सी वाले को सिर्फ। वही तो बोल रहे हैं हम। हेलो, ए और सी का चेंज हो गया सर। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ एक्चुअली आप लोग जितने भी हैं हमारे PSO, तो सारे का क्लास अब एक साथ हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास टोटल 226 पार्टिसिपेंट्स है जो कि एक साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। एक ग्रुप के मैम कि सारे ग्रुप के? ये आप लोग सारे, ये सारे के सारे आप लोग एक साथ हैं, जितने भी आप लोग। उस साइड से ही म्यूट कर दीजिए, बहुत आवाज आ रहा है। मैं यहाँ से म्यूट कर दे रही हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है मैम, कि हेलो। बार-बार। हाँ हेलो, हाँ थोड़ा स्टार्टिंग वाला हमको चाहिए मैम, हम छूट गए थे ना। हम 20 सेक्शन वाले, हम 80 वाला मीटिंग आईडी देना था शायद आज। अरे तो सब जो भी कुछ है सब कुछ पोस्ट कर दिया जा रहा है। आप लोग को उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सेशन स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले ही सेशन स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले ही ये पोस्ट कर दिया गया है कि मीटिंग आईडी और पासवर्ड क्या है। उतना ध्यान नहीं देना, आधा घंटा हाँ तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा ना, क्लास स्टार्ट होने वाला है तो आपको ये सब चीजें आपको खुद ही देखनी होगी। चलिए मैं सर को करवा दीजिए ना मैम। देखते हैं बाद में टाइम बचेगा तो, क्योंकि अभी ये कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए आप लोग सब सेशन अटेंड करिए। मटेरियल जो डाउनलोड नहीं हो रहा है। जो भी कुछ प्रॉब्लम है, जब सेशन एंड होगा तो मैं 5 मिनट के लिए आप लोग से बात कर लूंगी। जिसको जो प्रॉब्लम है मुझे कन्वे कर दीजिएगा। हाँ हेलो। हाँ तो ये आपका प्रपत्र 8 में आपके द्वारा तैयार किया जाएगा। अमीन इसमें आपको सहयोग करेंगे और साथ ही साथ कानगो भी रहेंगे और उनकी आपत्ति करेंगे। जो बंदोबस्ती लगानदार तालिका आप तैयार करेंगे, आप लगानदार तालिका का प्रकाशन करेंगे, आपत्ति प्राप्त करेंगे, उस आपत्तियों का निराकरण आपके द्वारा किया जाएगा। और साथ ही आपको मालूम है कि नियमावली में दिया हुआ है कि लगान कैसे कैसे तय होगा। बास की जमीन का अलग है, कृषि योग्य भूमि का अलग है, भीट योग्य भूमि, चौड़ दियारा, पथरीली, शहरी सरकार द्वारा नियंत्रित विभागों की भूमि, इन नियमावली में जो विनिश्चित कर दी गई है दर तालिका, उसी हिसाब से आप लगान भी निर्धारित करेंगे और दर तालिका तैयार करेंगे और उन प्रकाशन करेंगे, आपत्तियों का निराकरण करेंगे। जब निराकरण हो जाएगा तो इसे अनुमोदन के लिए प्रभारी पदाधिकारी को भेजेंगे। प्रभारी पदाधिकारी वो अनुमोदित करेंगे। उसके पश्चात अगर वो उनको लगे कि नहीं, अगर कुछ गड़बड़ी है तो पुनः आपको वापस कर सकते हैं, और नहीं अगर सब ठीक है तो वो बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के यहाँ भेजेंगे और तत्पश्चात उनके द्वारा संपुष्ट किया जाएगा। संपुष्ट करने के बाद जब तैयार हो जाएगा तो फिर वो आपको भेज दिया जाएगा। इस प्रकार नियमावली के नियम 15 के अंतर्गत प्रपत्र 20 में प्रकाशन के लिए आप तैयारी करेंगे और प्रकाशन के लिए भी अभिलेख 4 प्रति में आप बनाएंगे। पहला प्रपत्र 20 में 4 प्रतियां जो तैयार होगी वो पहला होगा रईती फर्द जिसे कहलाएगी, दूसरा होगा मालकी फर्द, तीसरा वो होगा अंचल कार्यालय में संबंधित अंचल कार्यालय को भेजने के लिए एक प्रति तैयार की जाएगी, चौथा जो प्रति होगी वो निर्देशक भू अभिलेख परिमाप निर्देशालय को आप भेजेंगे, उसके लिए तैयार करेंगे। इस प्रकार वो प्रपत्र 20 में जो अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा उन्हें बंदोबस्त अधिकारी महोदय को अंतिम प्रकाशन हेतु आप भेजेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज पहले भी बताए थे कि आप जैसे ही उद्घोषणा प्रारंभ होती है, आपकी सूचना मिलती है, संबंधित प्रत्येक राजस्व ग्रामवार ग्राम अभिलेख का संधारण करेंगे। ग्राम अभिलेख के बारे में उसका एक फॉर्मेट है जो आपको शेयर करेंगे। एक दिन क्लास जब होगी कैसे आप ग्राम अभिलेख का संधारण करेंगे, उद्घोषणा से लेकर अंतिम प्रकाशन तक आपको मैं बताऊंगा। क्रमवार वो सर्वेक्षण के क्रमवार उसमें लिखा जाता है। जैसे जैसे आप कार्य करेंगे सारी अपनी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा उसे संधारित किया जाता है। उसमें सब कुछ सर्वेक्षण के क्रमवार आप उसको दर्ज करेंगे। इसमें नियमावली में नहीं है, ग्राम अभिलेख है। वो ग्राम अभिलेख जो तैयार होती है रिकॉर्ड मैनुअल के अनुसार तैयार किया जाता है।
उन है, इसलिए बताएंगे। वो लगाते हुए आप सभी प्रतियों को आप बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय को भेजिएंगे, उनके द्वारा वो प्रकाशित किया जाएगा। और प्रकाशन करने के बाद पुनः फिर उनके द्वारा भी ये 30 दिनों के लिए प्रकाशित किया जाएगा लगातार। वो आपका संबंधित राजस्व ग्राम में या पंचायत में या अंचल कार्यालय के सूचना पट पर इस तरह से प्रकाशन किया जाएगा। आपत्ति ली जाएगी, आपत्ति जो प्राप्त होगी उप समाहर्ता भूमि सुधार स्तर के पदाधिकारी के द्वारा निष्पादित किया जाएगा। उप समाहर्ता भूमि सुधार स्तर के जो पदाधिकारी होंगे वो राज्य सरकार के द्वारा नामित होंगे, वो विभाग के द्वारा नामित पदाधिकारी होंगे। वही उस आपत्तियों जो का निराकरण करेंगे, उनके द्वारा निराकरण 90 दिनों के अंदर करना है। वो आपत्तियां प्राप्त होगी रैयतों के द्वारा प्रपत्र 21 में, और इस प्रकार जब आपत्तियों उनके द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर लिया जाएगा ससमय, तत्पश्चात नियमावली के नियम 16 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन एवं शुद्धता की उपधारणा जो आप पूर्व में भी बताए थे, इस प्रकार उस संबंधित राजस्व ग्राम के अधिकार अभिलेख को राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। उस दिन से आप वो अधिकार अभिलेख लागू हो जाएगा। और वो नियम 17 कहता है नियमावली का अधिकार अंतिम अधिकार अभिलेख का संधारण जो होगा क्या डिजिटल फॉर्म में होगा, वो जो है होगा। आप जैसे जमीन की खरीद बिक्री होगी इंटीग्रेट हो जाएगा निबंधन कार्यालय से, आप अंचल कार्यालय में आ जाएगा, आपके द्वारा जो अधिकार अभिलेख अंचल कार्यालय को दिया गया है सॉफ्ट प्रति में, उस प्रकार वो ऑनलाइन जो म्यूटेशन की प्रक्रिया होगी स्वतः होते रहेगा, वो निरंतर चलते रहेगा, अधिकार अभिलेख अद्यतन होता रहेगा। इस प्रकार ये सर्वेक्षण का कार्य पूरा पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आज किश्तवाड़ और खानापुरी के बारे में जो था वो इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं कि किश्तवाड़ कैसे करेंगे, खानापुरी कैसे करेंगे है। आप ये एक चीज और आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता देना चाह रहे हैं, किश्तवाड़ जब खानापुरी करेंगे या यादाश्त पारित करेंगे उन समय खानापुरी दल जिन तथ्यों पर ध्यान रखेंगे, आधारभूत अधिकार अभिलेखों यथा खेसरा पंजी में रैयती जोतों के अधिकार एवं स्वामित्व का निर्धारण करेंगे। अब नियमावली में है, नियमावली के नियम 9 के 3 ख बहुत गौर से पढ़िएगा, जो आपके द्वारा किया जाएगा, जो कानूनगो के द्वारा किया जाएगा खानापुरी बनाने में, उस समय रैयती जोतों के अधिकार एवं स्वामित्व का निर्धारण करेंगे। आप समझिए कितनी महत्वपूर्ण कार्य आपकी टीम के द्वारा किया जा रहा है, खानापुरी दल के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। अद्यतन जमीनी वास्तविकता, जो अमीन जाएंगे स्थल पर, एक क्रम में स्वत्व आधारित स्वामित्व, स्वत्व से संबंधित कागजातों के आधार पर, भूमि पर दखल के आधार पर प्रत्येक खेसरा का निर्माण करते हैं। पहला कार्य आप समझ लीजिए, गौर से एकदम इस बात को आप सुनिए कि रैयती जोतों के अधिकार एवं स्वामित्व का निर्धारण कैसे करते हैं। अमीन क्या करेगा, अद्यतन जमीनी वास्तविकता देखेगा कि स्थल सत्यापन के क्रम में पाया गया स्वत्व आधारित स्वामित्व एवं स्वत्व से संबंधित कागजातों के आधार पर भूमि पर दखल कब्जा की स्थिति, इस प्रकार वो पहला देखेगा। अगर किसी परिवर्तन हुआ है, काल क्रम में अगर परिवर्तन हो गया कि भाई ये भूखंड पहले दूसरे की थी, आज उसका चौहद्दी बदल गया, मेड़ डालकर बदल गया, तो ये परिवर्तन जो भी होता है उसे भी दर्ज करता है। अंतरण होता है, अगर कोई रैयत है उसे विक्रय कर दिया है, वो बदलैन कर लिया है, वो भूमि किसी को दान कर दिया है, या वो भूमि जो है अगर भूदान में पूर्व रैयतों के द्वारा वो दान कर दिया गया, किसी दूसरे रैयत को प्राप्त हो गया है भूदान के द्वारा, वितरण के पश्चात, अब वितरण जब होगा तो भूदान में तो आपके उप समाहर्ता भूमि सुधार स्तर के पदाधिकारी जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके द्वारा संपुष्ट किया जाता है। संपुष्ट करने के बाद पुनः अंचल कार्यालय में आएगा, रैयतों के नाम से दाखिल खारिज होगी, उसकी नामांतरण होगा, तो रैयत आपको उपलब्ध कराएगा। तो आप भी जब खाता खोलेंगे तो इन इंस्ट्रूमेंट को आप करेंगे। जो रैयतों के पास पर्चा होगी वो अपना दाखिल खारिज का देगा, और उसके बाद भूदान की भूमि का भी आप खाता खोल सकते हैं। फिर वो बंदोबस्त भूमि भी हो सकती है,
तो कहने का मतलब है कि अंतरण इस प्रकार होती है। फिर उपविभाजन, आपसी सहमति के आधार पर अगर 2 भाई है, 4 भाई है, खतियान उसके दादा के नाम से था, विगत अधिकार अभिलेख, आज उसका पोता जो है के बीच में अगर पंचनामा बंटवारा हो या किसी सक्षम न्यायालय का बंटवारा हो, तो उन आधारों पर अंचल कार्यालय से अगर दाखिल खारिज हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो पुनः फिर उस वंशावली आपके पास रहेगा, सब कुछ देखते हुए, और के आधार पर आप खाता खोल सकते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट पर भी खानापुरी का कार्य आप कर सकते हैं। चलिए, अब कहीं अगर जो प्रश्न है आप लोग कीजिए, आधा घंटा समय है। इसको प्रश्न आप जो करेंगे क्रम वार करेंगे। पहले अपना नाम बताएंगे, पहले सर इसका वीडियो लिंक भेज दिया करिए जी। ये था कि पहले अपना नाम बोलिए, पहले नाम बोलिए आप। सर हाँ बोलिए। सर राजकुमार बोल रहे हैं सर। सर अगर कोई विवादास्पद जमीन है अंतिम रूप से जो बना हुआ नक्शा होता है, यानी कि अनंतिम रूप वाला नक्शा को किसी रैयत को देना या फिर किसी आवेदक को देने का तो दे सकते हैं। धीरे धीरे। हाँ बोलिए। आवाज साफ नहीं क्लियर हो रही है। सबसे बोलेगा तो अच्छा सुनिए ना, आप लोग जो है ना चैट बॉक्स में जो है आप अपना प्रश्न को लिखिए, हम इधर से जवाब दे देंगे पढ़कर जो है। तो आपका जो आवाज बार बार जो सब लोग एक साथ बात करने लगते हैं या प्रश्न करने लगते हैं तो आवाज साफ नहीं आती है। आप लोग अपना प्रश्न लिखिए, उसके बाद हम जवाब देते हैं क्रमवार जो है। पुराना है तो अभी लिखा है का तैयार किए गए वंशावली की सत्ता का क्या प्रमाण रहेगा। इतना प्रश्न 250 का। हाँ चलिए, पहला ये है प्रश्न है सुजीत जी का कि बिहार विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत तैयार किए गए वंशावली की सत्यता, इसकी वंशावली की सत्यता जो है अब आम सभा जो करते हैं संबंधित गांव में जाकर आम सभा से जो अनुमोदित कराते हैं वही वंशावली की सत्यता होगी। और जो वंशावली के आधार पर बटरनामा या होगा पारिवारिक संपत्ति का जो है, उनमें बहन बेटी का भी जो हिस्सेदारी होगी, अगर उनके भाई अगर होंगे, अगर कहेंगे बेटी बहन अगर कहेगी कि भाई हमको हिस्सा नहीं लेना है, वो लिख कर देंगे, तो आप उस हिसाब से उसका खाता खोलेंगे, खानापुरी का कार्य करेंगे। नेक्स्ट बैठ जाइए। हाँ अशोक जी क्या पूछ रहे हैं आप? कहाँ लिखा अशोक जी? हेलो। हाँ बोलिए अशोक जी। सर किसी जमीन पर कब्जा कोई कर लेगा तो क्या करेंगे सर? कब्जा अगर वो जबरदस्ती कर लिया है जी, तब आपको तकनीकी मार्गदर्शिका में लिखा हुआ मिला होगा गसवन कब्जा। अगर कब्जा लिखे हुए तो उसी का कब्जा लिख दीजिए, अवैध कब्जा। अब बाएं तरफ अविधारी का नाम ले दीजिए, जो रैयत है जिसके पास साक्ष्य है वो लिख दीजिए, उसके बाद वो लिख दीजिएगा अवैध कब्जा जो है। हाँ चलिए, मगर प्रयास कीजिए कि ऐसी परिस्थिति नहीं आए। हाँ हाँ चलिए नेक्स्ट है वार्ड सदस्य। ग्राम पंचायत के अंतर्गत माननीय मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं। एक ग्राम पंचायत जो है कई भाग में विभक्त होता है, वो उससे प्राइमरी यूनिट को वार्ड ही बोला जाता है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, तो ग्राम पंचायत जो है ना कई वार्ड में होता है। हाँ चलिए, अमीन का क्या क्या काम है, अमीन का जब दायित्व बताएंगे, आपका सेकंड सेशन में है तो आप उसको इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, मुस्तकिल जो है फिक्स पॉइंट है। 3 ग्रामों की जहां सरहद होती है वही मुस्तकिल होता है, फिक्स पॉइंट वहां भी होती है। साथ साथ इंटरनल ग्राम के अंदर में भी बिल्डिंग हो, बरगद का पेड़ हो, टावर हो, वो भी मुश्किल है। स्थल और मानचित्र में दोनों अगर एक जगह अस्थायी रूप से है तो मुश्किल है। फिक्स पॉइंट उसी को देखा जाता है। कुआं भी मिलेगा, स्थल पर भी मिलेगा, कैडेस्ट्रल सर्वे में मिलेगा,
के में भी था और उसके मैप में भी कुआं का चिन्ह है। आज स्पेशल सर्वे में भी आपको उस चिन्ह मिलेगा, कुआं मिलेगा, टावर मिलेगा। अब वर्तमान में स्थल पर भी है तो मुस्तकिल के रूप में उसे पहचाना जाएगा। नहीं, कई हो सकता है, मुस्तकिल कई हो सकते हैं राजस्व ग्राम में। चलिए, ये क्या है, ये क्या लिखे हैं आपका प्रियंका कुमारी जी? व्हाट इज द डिमार्केशन? डिमार्केशन है तो आप जब सीमांकन करते हैं तो वहां डिमार्केशन होगी। बेस मैपिंग, डिमार्केशन एंड ग्राउंड ट्रूथिंग, ये किस्तवार के क्रम में होता है। चलिए, रेहन शब्द है। खानापुरी जब कोई व्यक्ति कोई किसी के पास मौजूद रखता था पहले, उसको रेहन बोलते था। अब वो रेहन रजिस्टर्ड कोई रेहन होता नहीं है अभी वर्तमान में, ऐसा मैप में नहीं मिलेगा। हाँ, मालिकी फर्द जो समहारता को दिया जाएगा प्रति, उसे मालिकी फर्द बोलते हैं। समहारता ही ना मालिक हैं, बिहार सरकार के प्रतिनिधि हैं वो जिला में। चलिए, विश्रांति के बारे में वहां आपको बताया कि विश्रांति में 2 शाखा होगा, पहला रकवा और खिसरा शाखा होगा, दूसरा आलेख शाखा होगा। तो वहां आपका नक्शा का मुकाबला किया जाता है, तुलना किया जाता है। जो कनगो और अमीन के द्वारा आदेश पारित किया जाएगा, आदेश के पश्चात अमीन के द्वारा जो तरमीम किया जाएगा, जो अभिलेख में सुधार करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, उन सभी कार्यों को या सभी अभिलेखों के सभी जो पूर्व में कार्य किए गए हैं उनका जांच किया जाता है और अगले चरण के लिए अभिलेख को तैयार किया जाता है विश्रांति में। चलिए नेक्स्ट, किस्तवार पहले होती है, उसके बाद खानापुर होती है। किस्तवार में क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन फिक्स करते हैं, यूनिक बाउंड्री का निर्धारण करते हैं। आप एसएस मैप आपको जब मिलेगा तो उसके अंदर में 2 मुश्किल के बीच सॉफ्टवेयर उनका जो एजेंसी के पास होगा या मानचित्र में होगा, उसकी डिस्टेंस ले लें और धरातल पर भी उन्हीं फिक्स पॉइंट का दूरी लेकर मिलान करेंगे कि हमारा मानचित्र सही है कि नहीं। ये सब कार्य किस्तवार में होता है। तत्पश्चात खानापुरी का काम करते हैं जब यादाश्त पंजी का संधारण करते हैं और खेसरा पंजी 6 में निर्धारण करते हैं, तो खानापुरी का कार्य होता है जो नियम 9 के तहत किया जाता है और किस्तवार का कार्य नियम 6 के तहत किया जाता है। चलिए, सॉरी, किस्तवार का कार्य नियम 7 के तहत किया जाता है। चलिए, नौ 3 भी बताया ना आपको कि रैयती जोतों के अधिकार एवं स्वामित्व का निर्धारण करते हैं। आप जब यादाश्त पंजी का संधारण करते हैं तो खेसरा का रैयत जो अपने स्वामित्व के लिए विक्रय पत्र देता है, दान पत्र देता है, बदलाइन का पेपर देता है, वापसी बंटवारा अगर किया है तो उसका साक्ष्य देगा, उसकी राजस्व रसीद देगा। अगर रैयत वो बंदोबस्ती से प्राप्त किया है सरकारी भूमि तो उसका प्रमाण देगा। अगर भूदान के द्वारा प्राप्त हुआ तो भूदान का पर्चा और राजस्व रसीद देगा। अगर वो अर्जित हो चुकी है किसी विभाग के द्वारा तो विभाग के द्वारा जो है अपना अर्जन का पेपर देगा और अपना इस प्रकार वो प्रपत्र 3 के तहत कार्य किया जाता है। एलपीएम लैंड पार्सल मैप है। जब खानापुरी पर्चा बनता है उसके साथ साथ प्रत्येक रैयत का जो मानचित्र देते हैं उसके खेसरा का एक खेसरावार दिया जाता है। उस रैयत को उस खेसरा नंबर 5 का भूमि का ब्यौरा विवरण सहित देते हैं और साथ साथ उस प्लॉट का मानचित्र देते हैं, उसे एलपीएम कहते हैं। एक शिविर, एक आपका जो शिविर का निर्धारण होता है 20 से 25 गांव में होता है। ग्राम पर एक शिविर बनेगा, वहां 2 एक अमीन भी, एक अनगो हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अमीन आपका एक अमीन अगर बड़ा गांव है तो एक अमीन होगा, अगर छोटा होगा तो एक अमीन और इसको मिलेगा असिस्ट करने के लिए। इस प्रकार जो एक खानापुरी दल में एक कानगो होते हैं, एक अमीन होते हैं और एक आपके स्पेशल सर्वे एसओ होते हैं। हाँ चलिए बोलिए तनुप्रिया जी, क्या आप जानना चाह रही हैं? आपका प्रश्न क्या है? कहाँ है तनुप्रिया जी? चलिए जी, संहारता ही बंदोबस्त अधिकारी होते हैं। अभी वर्तमान में आप समाचार पत्र में जब जिला में
समाहर्ता महोदय का पदस्थापन होता है तो उनकी अधिसूचना जो निकलती है पदस्थापन का, उसमें बंदोबस्त पदाधिकारी का भी साथ साथ अधिसूचना जारी किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। इसलिए समाहर्ता ही बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं। स्वतंत्र भी बंदोबस्त पदाधिकारी आपके जिला में हो सकते हैं। अगर बड़ा गांव है तो 30 दिन में नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक बहुत सा गांव है 4000 खेसरों का है मैंने तो किस तरह एसएस मैप पुराना कैडेस्ट्रल रिविजनल 4000 प्लॉट है, उसमें पॉलीगॉन अभी एसएस मैप में 10,000 प्लॉट पॉलीगॉन हो जाएगा, तो आप समय लगेगा, 30 दिन में नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा भी समय लगेगा। उसी स्थिति में अमीन भी आपको निदेशालय के द्वारा एक से अधिक दिया जाएगा उस गांव में। इसलिए प्रयास ये रहना है कि समय उसका निष्पादन हो, जल्दी हो। ये रहे कि पॉलीगॉन का कम से कम 100 पॉलीगॉन एक दिन में एक अमीन उसका सत्यापन करे। नहीं, विश्रांति में तो सिर्फ अभिलेखों का जांच होता है विशाल जी, सिर्फ विश्रांति में अभिलेखों का जांच होता है। प्रथम चरण में भी अभिलेख की जांच हो जाती है, तो पुनः फिर प्रारूप प्रकाशन करते हैं प्रपत्र 12 में। अगर प्रारूप प्रकाशन किए के बाद अगर सारी कार्रवाइयों कर ली जाती है, मैंने अभिलेख में सुनवाई जो आपत्ति आती है उसकी सुनवाई कर ली जाती है, तो विश्रांति के द्वितीय चरण में जाता है। उसके बाद आने के बाद पुनः फिर अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया जाता है। इसलिए वहां ऐसा नहीं है कि जब तक मैप ठीक हो जाए तब तक विश्रांति चलते रहेगा। नेक्स्ट। हाँ, सरफराज आलम जी, कृपया आप सोए नहीं, आप दिख रहे हैं। हाँ। अच्छा, साथ साथ जानकारी दे रहे हैं, यह बड़े पदाधिकारी भी हम लोग से जुड़े हुए हैं, उस समय समय पर आपको भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, मेरी हम सर बातों की मॉनिटरिंग की जा रही है। हाँ, और आपकी एक्टिविटी भी दिखी जा रही है। चलिए नेक्स्ट। जिस राज्यों में खतियान उपलब्ध नहीं है वहां नया निर्माण कैसे किया जाएगा? हाँ, जिस गांव में अगर गत अधिकार अभिलेख खतियान उपलब्ध नहीं है तो उसी स्थिति में आपका पंजी 2 है और अन्य राजस्व अभिलेखों के आधार पर प्रपत्र 5 का निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अभिलेख जो ओपन करेगा सब मैटर। हाँ, एक अभिलेख अगर खुलेगा तो उस आपत्ति की जितनी कार्रवाइयां होंगी उसी में होगा। अब है, चलिए। प्रपत्र 8 आपका आपत्ति लेने का प्रपत्र है। रैयतों के द्वारा जब खानापुरी पर्चा वितरण, रैयतों को खानापुरी पर्चा जो वितरित किया जाएगा एलपीएम, और रैयत अपने भूमि में अगर कोई त्रुटि पाएंगे, भूमि के विवरण में कोई त्रुटि पाते हैं या लैंड मार्शल मैप में, तो उसी स्थिति में प्रपत्र 8 में वो आपत्ति देंगे। वही आपत्ति देने के लिए प्रपत्र 8 है। शिविर से प्राप्त हाँ, जब किस्तवार आप अमीन के द्वारा कर लिया जाएगा तो आप मानचित्र भेजते हैं एजेंसी को वो संशोधन करने के लिए, क्योंकि वो पेंसिल से काम करेगा। वो जब स्थल सत्यापन करेगा किस्तवार के क्रम में करेगा, या खानापुरी के बाद भी अगर संशोधन होती है, एक प्लॉट था आधा 2 कट्ठे की थी, 1 कट्ठा जो है रैयत को द्वारा विक्रय कर दिया गया है, तो उसका अलग बन जाएगा। तो उसी स्थिति में उस प्लॉट को विभाजित करेगा अमीन पेंसिल से, खानापुरी के बाद भी संशोधन के लिए एजेंसी के पास जाएगा। कई प्रक्रम में जो आपके शिविर में जो कार्य किया जाएगा उसे प्रकाशन से पूर्व एजेंसी के पास संशोधन के लिए भेजा जाएगा। जब संशोधित मैप आता है तभी ना अधिकार अभिलेख के साथ आप प्रकाशित करते हैं मानचित्र का और आपत्ति लेते हैं। हाँ, चलिए फैजुद्दीन साहब, क्या आपका प्रश्न है? जी सर। हाँ बोलिए। जैसे सर गरमजरू आम जमीन है, रोड की जमीन है। हाँ, उसको अगर सरकार द्वारा इंक्लूड कर लिया गया है तो उसको किसका मानेंगे, या दावा आपत्ति है कि पब्लिक की मेरा रास्ता क्या जमीन है? सरकार के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया, नहीं समझे, जैसा प्रश्न को क्लियर कीजिए आप।
ऐसे है कि गैरमजरूआ आम सड़क की जमीन है जी, और उसको गवर्नमेंट स्कूल उसको इंक्लूज कर लिया, अपना अंदर कर लिया, और पीछे दावा कर रहे हैं कि मेरा रास्ता का जमीन है, मेरा रास्ता बंद हो रहा है। उस स्थिति में क्या किया जाए? उस स्थिति में अंचल अधिकारी को अपक्षकार बनाएंगे, अंचल अधिकारी महोदय आएंगे और उसके बाद स्थल में पर आप स्कूल और अंचल अधिकारी तीनों मिलकर आप स्थल का वेरिफिकेशन करेंगे और तब उसका रास्ता निकलेगा। अंचल अधिकारी जो कहेंगे उस हिसाब से आप अभिलेख का निर्माण करेंगे। अच्छा अच्छा, एक कर जी जी। अगला नेक्स्ट प्रश्न। हाँ हाँ, सिंपूजा जी, सिंधुजा कुमारी जी। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो ये गैर सत्यापित विवरणी होती है, इसका क्या मतलब है? गैर सत्यापित का क्या मतलब? आपके पास जो राजस्व अभिलेख रहेगा उसी के आधार पर स्वघोषणा में प्रपत्र 2 में रैयतों के द्वारा प्राप्त होती है, उसका सत्यापन करती हैं। अगर मान लीजिए रजिस्टर 2 की प्रति आप लाई अंचल कार्यालय से और उस रैयत का नाम उस रजिस्टर 2 की पंजी में नहीं मिला, तो उसी स्थिति में आप प्रपत्र 4 में दर्ज कर देंगी। हाँ, अगर सत्यापन हो गया तो प्रपत्र 3 में, अगर नहीं सत्यापन हुआ तो प्रपत्र 4 में। अगर कोई ऐसा जमीन है जिसमें 2 पक्षों के द्वारा विवाद है, माननीय उच्च न्यायालय में वाद चल रहा है या सिविल कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी वो विवादग्रस्त भूमि प्रपत्र 4 में दर्ज करेंगे। ऐसा भी मिलेगा कि जमीन मेरा है और आप जोर जबरदस्ती आप दखल की हुई हैं, उसको भी प्रपत्र 4 में डालेंगे कि विवादग्रस्त भूमि हो गई। इसकी सुनवाई एसओ के द्वारा प्रपत्र 13-14 के समय में उस रैयत को कहेंगे कि आप दीजिए आपत्ति, या सोमोटो भी आप उसकी सुनवाई कर सकती हैं। सियोमोटो का क्या मतलब है सर? मैंने स्वयं स्वतः संज्ञान में आ गया, क्योंकि प्रपत्र 4 में तो अभिलेख खोल कर जो सभी पक्षों को सूचना देकर आप कीजिए, उसके निष्पादन कीजिए। जिस समय सर फाइनल प्रकाशन, जो अंतिम प्रकाशन होता है, तो अभी जैसे क्या है कि जितनी भी दावा आपत्ति है उसका निराकरण करके फिर वो फाइनल जो है वो पब्लिश करते हैं। लेकिन सर बहुत सारी जमीन ऐसी होगी कि जिस टाइम जैसे उसका केस चल रहा होगा कोर्ट में, या जो अभी फाइनल नहीं होगा, मतलब कोर्ट की तरफ से जो है डिले है, तो सर वैसा जो प्रकाशन हम करेंगे वैसी जमीन का तो वो मतलब उसमें उसी स्थिति में जिस रैयत के नाम से अगर रसीद चल रही है वो उसी के नाम से अधिकार अभिलेख बनेगा, और बगल में अभिव्यक्ति कॉलम में आप लिख देंगे बात संख्या देते हुए कि प्रतिवादी इसके साथ ये मामला न्यायालय में लंबित है। अच्छा, मतलब वो हमको साइड में जो है मतलब नोट में वो लिख देना होगा। हाँ, कैफियत कॉलम जिसको कहते हैं, अभिव्यक्ति कॉलम, उसको कैफियत भी बोला जाता है, आप जान लीजिए। कैफियत, अभिव्यक्ति और अंग्रेजी में रिमार्क्स बोलते हैं। चलिए वहां दर्ज कर दीजिएगा, जैसा वो न्यायालय से होगा फिर पुनः उसमें वो लागू होगा। चलिए नेक्स्ट, रक्षित संचिका गार्ड फाइल है। आप जब प्रपत्र 3.1 में जो वंशावली आएगी, एक कूट लगी हुई कवर की बनी हुई होती है जिसमें पेस्ट करके रखा जाता है, तो आप वो गार्ड फाइल कहते हैं उसको, और हिंदी में रक्षित संचिका कहते हैं। उसमें सुरक्षित पेपर को रखने के लिए वो मार्केट में मिलता है, वो मिलेगा बंदोबस्त कार्यालय से, आपको कागजात को संधारण करने हेतु उसी में रखा जाता है। हाँ, ये है डिजिटल क्या बोल रहा है, अच्छा इसके बाद में बताते हैं। हाँ चलिए, तरमीम क्या है? तरमीम माने आदेश को शुद्धिकरण करना। अंशग्राम क्या है? नहीं, क्लियर। आरती कुमारी जी, ये आप क्या लिख रही हैं? नहीं जुड़ी नहीं, चलिए। हाँ, टूटी खत जो है ना, वो लाइन जब एक प्लॉट को विभाजित करते हैं, एक डॉट डॉट करके जो पेंसिल से देकर जो है ना उसको 2 भाग में करते हैं, सीएस पर करते हैं ताकि एसएस पर करते हैं, और एसएस मानचित्र में होगा। पूर्व में था कि वो सीएस को टूटी रेखा से दर्शाने के लिए, वर्तमान में ऐसा नहीं मिलेगा, आपको सीएस मैप अलग मिलेगा और एसएस मैप अलग मिलेगा। इसे गैलेक्सी A50 किनका है? गैलेक्सी A50, हेलो
आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हाँ, गैलेक्सी A50 किनका है? हेलो। हाँ, गैलेक्सी A50 पर वीडियो नहीं आ रहा है। जी सर, वो मैंने वीडियो बंद कर रखा है सर। अच्छा, वीडियो बंद रखा है। वीडियो ऑन रखिए। जी सर, पूछना मुझे ये था कि मान लो। जी सर, एक्चुअली ऑन कर रहा हूँ बट वो हो नहीं रहा, पता नहीं सेटिंग में कुछ इशू है। अच्छा, चलिए बोलिए क्या है। खैर, मेरा सवाल सुना जाए सर। हाँ बोलिए। सवाल ये है सर कि मान लीजिए किसी रैयत ने अपनी भूमि के लिए एक विक्रेता तय किया सर। उस विक्रेता से पैसा भी लिया गया, परंतु दाखिल खारिज नहीं हो पाया, यानी कि पहले तो रजिस्ट्री नहीं हुआ और दूसरा दाखिल खारिज नहीं हो पाया। उसके बाद रैयत की मृत्यु हो जाती है सर, और उसकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो उसके बच्चों के नाम हो जाती है, जो कि विक्रेता के संपर्क में नहीं है और ना आने के लिए रेडी है। तो ऐसी स्थिति में विक्रेता जो कि जमीन पर काबिज है सर, उसको अपना बंदोबस्त प्रक्रिया कैसे करना पड़ेगा सर? उसको कैसे करेगा बंदोबस्त? पहले आप जान लीजिए कि अगर विक्रेता पैसा ले लिया है और अगर निबंधन नहीं किया है तो वो जी सर, वो वैलिड नहीं है। जब तक निबंधन नहीं होता है, अनिबंधित दस्तावेज का कोई महत्व लेकिन पैसा लेने का प्रमाण है सर, प्रमाण नहीं, वो उसके लिए अपना संबंधित समाहर्ता और न्यायालय, सक्षम न्यायालय में जाकर पहले वो रजिस्ट्रेशन कराएं। उसने एग्रीमेंट भी बनाया था सर, एग्रीमेंट किया, परंतु वो एग्रीमेंट वो मैच्योर नहीं हो पाया सर। सुनिए ना, उसके लिए सक्षम न्यायालय से पहले सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर संबंधित निबंधन कार्यालय उसे निबंधन करेगा। उसको कहते हैं बोलचाल की भाषा मतलब में। आपका कहना है सर कि इकलौता जो प्रक्रिया है वो कोर्ट से ही सेटल हो सकता है सर? वहीं से होती है, वही नियम है, जान लीजिए, वही है। वो समाहर्ता के द्वारा नहीं हो सकती है सर? समाहर्ता के नहीं होते हैं उसमें। वो न्यायालय जो जिला न्यायालय के है, सक्षम न्यायालय में जाकर आवेदन पत्र देना होता है, सारी साक्ष्य लगाकर। सक्षम न्यायालय सभी पक्षों को बुलाकर सूचना देकर वो आदेश करते हैं, तब निबंधन कार्यालय उसमें निबंधित करेगा, दस्तावेज बनेगा। वो दस्तावेज के आधार पर अंचल अधिकारी दाखिल खारिज करेंगे या आप उसका खाता खोल सकते हैं। अंचल अधिकारी भी अनरजिस्टर्ड पेपर पर कभी भी दाखिल खारिज नहीं कर सकते हैं जब तक वो निबंधन की सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती है। चलिए। हाँ हाँ अच्छा। हाँ देखिए, एक कुछ हमारे सर का आदेश है कि आप सुनवाई से संबंधित जो भी प्रश्न है, हाँ वो बाद में करेंगे, हाँ सेपरेट क्लास में वो करेंगे सुनवाई से संबंधित। और वीडियो में जो है ना, जो हाइड किए में है उनको आपको सामने आना होगा। हाँ नहीं तो अटेंडेंस आपका कट जाएगा। हाइड करके नहीं रखें अपना, जो है आपको अपना फेस मुझे दिखाना होगा, नहीं तो अटेंडेंस कट जाएगा। ये सर का आदेश है। चलिए नेक्स्ट है, क्या है आपका? अब सुनवाई से संबंधित प्रश्न नहीं करेंगे, वो सारी प्रक्रियाएं बाद में बता देंगे किसी एक दिन सेपरेट क्लास में, जो है कैसे करेंगे। हाँ क्या है? हाँ, हर प्रपत्र में अभियुक्ति तो कुछ अगर लिखना है, जैसे आपने बताया कि अभी न्यायालय में मामला लंबित है, खानापुरी कार्य कर रहे हैं, दो पक्षों में सिविल कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, तो अभियुक्ति में दर्ज करेंगे। इसलिए अभियुक्ति दिया जाता है कि अभियुक्ति में कुछ अगर उससे संबंधित कोई तथ्य को लिखना है, इसलिए एक रिमार्क्स कॉलम होता है। और लगान के साथ लिखा होगा शेष छोड़कर, लगान लगता है उसके साथ साथ जो है ना, राज्य सरकार के द्वारा रोड टैक्स, स्वास्थ्य टैक्स, शिक्षा टैक्स और कृषि कर लिया जाता है। इसलिए लिखा जाता है कि लगान के साथ शेष छोड़कर। शेष जो है, जो जब अंचल कार्यालय आपके द्वारा लगान अधिकार अभिलेख दिया जाएगा तो उसमें लगान दर्ज होगा, तो जब अंचल अधिकारी के द्वारा लगान वसूली का कार्य करेंगे, उसी लगान के आधार पर उसी समानुपातिक जो राज्य सरकार के द्वारा शेष लेने का प्रावधान है, उस हिसाब से अंचल कार्यालय के द्वारा शेष लिया जाता है। शेष लेना काम अंचल कार्यालय का है। अधिकार अभिलेख बनाने के क्रम में लगान का निर्धारण बंदोबस्त कार्यालय का या सर्वेक्षण के क्रम में किया जाता है। चलिए। हाँ राजकमल जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। सर कोई जमीन है जो विवादास्पद है ना, उसका सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर हुई और ना सर उसका डॉक्यूमेंट के आधार पर हुई।
सर उसे प्रपत्र 4 में हम उसे दर्ज किए, उसके बाद सर उसका क्या अभिलेख पूर पाएगी, खेसरा पंजी वगैरह का क्या? आप उसी स्थिति आएगी तो वो उसको आप जब आपके स्तर पर प्रारूप प्रकाशन करेंगे तो उसी स्थिति में आप उसको सूचना निर्गत कर आपके द्वारा सुनवाई की जाएगी। उस क्रम में उसका उन गैर सत्यापित या विवादग्रस्त रहेगा आपके स्तर से निपटारा किया जाएगा। पूर्व में इसे जब सीएस और रिविजनल सर्वे में के क्रम में अधिकार अभिलेख का निर्माण किया जाता था, 30 तरह की आपत्तियों को तनाजा कहते थे। तनाजा भी बोला जाता है, आपत्तियों को उर्दू में तनाजा भी बोला जाता है। इन तनाजों का एएसओ के द्वारा इसकी निष्पादन की जाती थी, सुनवाई की जाती थी। चलिए, फिर भी मामले में निष्पादन नहीं हो पाती है तो सर? तो उसी स्थिति में अधिकार अभिलेख में आप अभिव्यक्ति कॉलम में, कैफियत कॉलम में आप जहां भी मामला चल रहा है उसे अंकित कर देंगे और तत्पश्चात जब अधिकार अभिलेख नियम 16 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा नोटिफाइड कर दिए जाने के पश्चात जब अगर सक्षम न्यायालय से आदेश आएगा तदुपरांत अब तो आपका हमारा अधिकार अभिलेख डिजिटल फॉर्म में रहेगा, उसी स्थिति में सुधार हो जाएगी। पूर्व में क्या होता था कि सीएस और आरएस के समय में जब आता था एक प्रति जब बंदोबस्त कार्यालय जो जिला में होते थे उसका अनुपालन कर अंचल कार्यालय में भेज देते थे, सभी जगह कॉपियां लग जाती थी अधिकार अभिलेख के साथ। तो सर इसे करना पड़ेगा कि खुद कर लेना पड़ेगा डिसाइड? क्या आपको उसमें कर देना है? खुद कर देना है सर। हाँ चलिए, क्या है भागनारायण जी भी है क्या? हाँ राजकमल जी बोलिए। भावेश सिंह। हाँ भावेश जी। हाँ सर बोल रहे थे कि सर उस स्थिति में अमीन के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा अगर पूरी तरह से सुनवाई नहीं की जाती है फिर भी वह विवादास्पद ही रह जाती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? विवादग्रस्त रहेगी तो अंतिम अधिकार अभिलेख में उस तथ्य को कैफियत कॉलम में आप लिखते हैं ना कि मामला न्यायालय में चल रहा है जी। अगर न्यायालय में नहीं चल रहा है तो आपको निपटारा करना है। अच्छा, करना है नहीं? हाँ नहीं आओ, किसी एक पक्ष के तरफ उसका निर्णय देकर उस अधिकार अभिलेख का निर्माण करेंगे जो उसे आपके आदेश से जब विक्षुब्ध होंगे, जब बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा प्रपत्र 20 में अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, पुनः फिर आपत्ति आएगी तो वहां पर उप संहारता स्तर के जो पदाधिकारी होंगे उसका निष्पादन करेंगे। ओके सर, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट एक है अर्श अख्तर। सर बाउंड्री लाइन ग्राम का छित एराजी से अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर आए तो क्या किया जाएगा? तो एक आप छिट एराजी में तकनीकी मार्गदर्शिका में बताया गया है। छिट एराजी क्या है? क्यों ग्राम मोहनपुर है और कोई रैयत सोहनपुर के हैं और उनका जमीन मोहनपुर में है और इसका खतियान में पूरी भूमि का विवरण वो सोहनपुर में दर्ज होगा, मगर मोहनपुर के का जो गांव का सीमा रेखा है उसके अंदर में है। तो उसी स्थिति में इस बार आपको टेक्निकल गाइडलाइंस में स्पष्ट दिया गया है कि इसी गांव में समाहित करते हुए आप प्रपोजल, आपके अमीन के द्वारा प्रपोजल आएगा, बंदोबस्त पदाधिकारी को भेजकर अनुमोदन लेकर उस रकबा को जिस गांव के अंतर्गत है वहां समाहित कर देंगे, उसी गांव में उनका अधिकार अभिलेख का निर्माण किया जाएगा। पूर्व में ऐसा था क्योंकि उस समय ऐसा इसलिए था कैडेस्ट्रल सर्वे के समय में कि प्रत्येक रैयत को जो था वो जमींदारी व्यवस्था के तहत थी। प्रत्येक गांव में अलग अलग जमींदार हुआ करते थे, उस जमींदार का उस गांव में भी जमीन थी इसलिए रैयत को दे देता था, इसलिए उस व्यवस्था कैडेस्ट्रल सर्वे में था। अब छिट एराजी का मामला नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। देखिए खेसरा जो ऐसे मानचित्र आपको मिलेगा किश्तवाड़ के समय में एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तो उसमें नंबर डाला हुआ होगा। आप जब किश्तवाड़ का सत्यापन अमीन आपके करेंगे तो उस पेंसिल से अगर कोई भी खेसरा का नया पॉलीगॉन 4 पॉलीगॉन मिलाकर 1 पॉलीगॉन बनता है या 1 पॉलीगॉन से 2 प्लॉट बनता है, उसी स्थिति में वो जब किश्तवाड़ का काम समाप्त करेंगे तो एक नंबर डालकर उसे एजेंसी को देंगे। पुनः फिर जब खानापुरी करने चलेंगे उसी स्थिति में अगर रैयतों के द्वारा दिया जाएगा कि यहाँ हमारा प्लॉट का विभाजन हो चुका है, उसमें बिक्री कर चुके हैं, वहां भी नया अगर खेसरा बनता है तो उसी स्थिति में पुनः फिर एक नंबर डालकर वो एजेंसी को देंगे। वो एजेंसी जो है आपका संबंधित एजेंसी पुनः फिर उसका नया एक नंबर कर तब प्रपत्र 7 वो तैयार करेगा। यहाँ तक नया नंबर पड़ेगा। हो सकता है कि जब आपत्ति 8 में आप सुनते हैं वहां भी खेसरा, नया खेसरा का निर्माण जब होगा तब पुनः फिर वहां भी होगा तो वहां जो प्लॉट नंबर होगा, मान लीजिए 5 में से 5 में था वो 2 भाग होकर हो गया
तो वहां 5 के बाद वो 6 वहां नहीं होगा, जो लास्ट नंबर होगा उसके बाद का नंबर वहां डाल दिया जाएगा। ये नहीं कि पूरा चेंज हो जाएगा नंबर, ऐसा नहीं है। चलिए किसी गांव, अच्छा ये है विद्यानंद विवेक जी का एक प्रश्न है, किसी ग्राम के सीमांकन में अगर बाउंड्री पर सरकारी जमीन पर कोई घर बना लिया है तो उस घर का सीमांकन कैसे करेंगे? तो अगर घर बना लिया है बाउंड्री पर तो वो अतिक्रमित है, वहां पर अगर ईटीएस के मदद से अगर नहीं मेजरमेंट कर पा रहे हैं तो अमीन के पास फीता होता है, फीता से मेजरमेंट करके उसी हिसाब से आप बाउंड्री लाइन रेखांकित करेंगे और उसी हिसाब से नक्शा का निर्माण करेंगे। टेन्योर के बारे में तो आपको बता चुके हैं, विधि क्या है, ये आपका काश्तकारी अधिनियम के तहत चर्चा किए थे, लैंड रिफॉर्म्स में हुआ था। अभी जो सर्वे का जो प्रोसेस फ्लो है उससे संबंधित प्रश्न करें। चलिए और क्या है, हुकुमनामा जमींदारी की रसीद पर अगर कोई जमीन गैरमजरूह आम या खास प्राप्त है तो दखल कब्जा भी है तो प्राथमिकता किसका होगा? अब आप जान लीजिए, आपको बताए थे जब बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 बता रहे थे कि कोई भी जमींदार 1946 से पूर्व अगर रैयत को बंदोबस्त किया है, उनको रजिस्टर्ड पट्टा दिया है, तब मान्य होगा। 1946 से लगातार अगर रसीद कट रही है, उनके शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है। रसीद भी अंचल कार्यालय, जमींदारी रसीद के साथ साथ अंचल कार्यालय के भी पंजे 2 में दर्ज होना चाहिए। अगर आप खाता खोल रहे हैं तो उसी स्थिति में अगर रसीद कटती भी है तब भी अंचल अधिकारी को पक्षकार अवश्य बनाएंगे। अंचल अधिकारी के द्वारा अगर भी कहा जाएगा कि नहीं इनकी रसीद शुरू से कट रही है, वो उनके द्वारा आपत्ति नहीं दी जाएगी तो रहित बनेगा। अगर गैरमजरूह आम है 1946 के बाद अगर जमींदार के द्वारा बंदोबस्त किया गया है तो उसी स्थिति में और उसकी जमानती पर रसीद नहीं कट रही है तो उसे गलत माना जाएगा। अगर जमींदार का खास जमीन अगर हो और उन्होंने अगर ऐसा किया हो तो उसको अंचल अधिकारी जो सेक्शन 4H बताए थे उसे रद्द करने की कार्रवाई होगी। इन्हीं की व्यवस्था BLR 1950 में सेक्शन 4H की व्यवस्था की गई है। जमींदारों के द्वारा अगर अवैध तरीके से अपनी जमानती चला रहे हैं उनकी रद्द करना है। अगर गैरमजरूह मालिक जमीन है और कोई रैयत अगर वर्तमान में 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष पहले से रसीद कटवा रहा है अगर अंचल कार्यालय के मिली भगत से, तो इसी स्थिति में उसका खाता नहीं खोलना है। अगर आप खाता खोलेंगे तो आपराधिक मुकदमा होगा, आप सेवा से मुक्त हो जाएंगे और कार्रवाई भी होगी। किसी भी स्थिति में नहीं। हाँ, कभी कहीं भी अगर आता है कि गैरमजरूह आम जमीन, गैरमजरूह मालिक जमीन की खाता खोलने की बात आएगी, कोई भी रैयत दावा प्रस्तुत करता है तो सभी कंडीशन में आप अंचल अधिकारी को सूचना निर्गत करेंगे। अगर किसी विभाग की जमीन है, स्कूल की जमीन है और रैयत उसका करता है तो संबंधित स्कूल को सूचना करेंगे, उनके हेडमास्टर को करेंगे, उस संबंधित विभाग को सूचना देंगे। आप सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं तो सभी विभागों से भी उनकी अपने विभाग की जमीन की सूची लेते हैं, आप उससे भी सत्यापन करेंगे। इस प्रकार आप तब खाता खोलने की कार्य करेंगे, अन्यथा नहीं तो आप पर कार्रवाई निश्चित है। आप सावधान रहेंगे। सिर्फ सर्वेक्षण के क्रम में कभी भी सरकारी जमीन की संरक्षण करना आपका दायित्व है, समझ लीजिए। पहला दायित्व है कि सरकारी भूमि गैरमजरूह आम मालिक कैसरेहीन या किसी विभाग की अगर भूमि हो उसका खाता किसी भी स्थिति में नहीं खुले, उसकी सूचना संबंधित विभाग को अवश्य दें, कभी भी नहीं खोलें। अगर आप इसी गलती करते हैं तो बहुत परेशानी में पड़ेंगे, आप पर आपराधिक मुकदमा भी होगा, आप सेवा से भी मुक्त होंगे। हाँ बोलिए मुकेश जी, किसका है? हाँ सर। हाँ मुकेश जी बोलिए, क्या है प्रश्न आपका? सर इसमें हमारा कहना था कि अगर हम कोई भी खानापुरी में हम ये कैसे जानेंगे कि ये जमींदारी प्रथा के अनुरूप या जमींदारी की भूमि धारण नहीं कर रहा है ये रैयत? इसको आप जब रैयतों से आपको अंचल कार्यालय से घोषणा के बाद ही अंचल कार्यालय से संपर्क कर सभी प्रकार की सूचियां प्राप्त कर लेनी है। वो पंजी 2 भी लेना है, सरकारी भूमि से संबंधित आम मालिक की सूची लेना है, बंदोबस्ती की सूची लेना है, अगर अंचल कार्यालय के द्वारा क्रय करके भूमि दी गई हो, अगर बास्कित पर्चा में दिया गया हो, अगर गृहस्थल योजना के अंतर्गत बंदोबस्त की गई हो, इस तरह की सारी सूचियां प्राप्त करना है। जिला भूर्जन कार्यालय से भी प्राप्त करना है। संबंधित जैसे ही आप जिला पदाधिकारी बंदोबस्त पदाधिकारी उद्घोषणा करते हैं
अभी सभी जिलों में जहां जहां सूचित किया गया है वहां वहां नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर लिया गया है सभी विभाग के द्वारा। उनके साथ बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय का या प्रभारी पदाधिकारी महोदय का बैठक चल रही है, आप जान लीजिए। उनसे सूचियां प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है और उसी स्थिति में आपको पता चल जाएगा जब आप गांव में जाकर आपके द्वारा सही सही पर्यवेक्षण किया जाएगा। आपके अमीन कानून शिविर का क्यों निर्माण किया गया कि आप गांव से जुड़े रहें। गांव में आप जब जाएंगे तो सारी जानकारियां आपको मिलेगी तो कौन सी रैयत कौन सी सरकारी भूमि कब्जा किए हुए है। आप जब फ्रेंडली बनेंगे तो आप सब जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएगी, समझ लीजिए। इसलिए आप चिंता नहीं करें, गांव में रहना होगा। आप अगर संपर्क करें, आप 20 गांव पर एक आप के नेतृत्व में 20 गांव में सर्वेक्षण का कार्य होगा तो आप अपना टूर प्रोग्राम बनाएंगे। आप एक दिन में 2 गांव 3 गांव में जाएंगे, जब भी आम सभा होगा वहां जाएंगे। अपना शिविर में आप अपना मोबाइल नंबर, अमीन का मोबाइल नंबर, कानूनों का मोबाइल नंबर सबको आपको डिस्प्ले करना है, लगाना है। आप है तो आपको खुद उस गांव का लोग आपको इंफॉर्मेशन देगा कि अमुक व्यक्ति जो है सरकारी जमीन कब्जा किए हुए खाता खुलवाने का चेष्टा कर रहा है, तो छुपेगा नहीं है, जान लीजिए। अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। जिस प्रकार थाना प्रभारी को प्रत्येक क्राइम की सूचना होती है मिलती है उसी प्रकार आपको भी मिलेगा, आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए और कोई है? हाँ, किनका? भाग्य नारायण जी। हेलो, हाँ बोलिए भाग्य नारायण जी, क्या आपका प्रश्न है? जी सर, कह सर वो शिविर बनेगा तो वो पहले ही जैसे जिस पंचायत में जिस गांव में जाएंगे तो आप इन्फॉर्म रहेगा, वहाँ व्यवस्था किया रहेगा शिविर का? सारी व्यवस्था की रहेगी, सारी फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। अभी वर्तमान में भी ये प्रक्रिया काम चल रहा है हमारा निदेशालय स्तर से कि शिविर का गठन कहाँ होगा, किस भवन में होगा, वहाँ क्या क्या आवश्यक फर्नीचर की जरूरत है, क्या क्या आवश्यकता है, सारी कुछ तैयारियां चल रही है और वो